व्यूवर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। हम डिटर्मिनिज्म वर्सेस फ्रीडम की डिबेट पढ़ रहे हैं। तो पहला पार्ट जो था उसमें हमने डिटर्मिनिज्म को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, फ्रीडम को, फ्री विल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा। अब जो दूसरा पार्ट है उसमें हम टाइप्स ऑफ डिटर्मिनिज्म को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, चाहे वो एक्सटर्नल हैं चाहे इंटरनल फैक्टर्स हैं, जो कि हमारे ह्यूमन बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं और वहां पे हमें ये लगता है कि हमारे पास कोई फ्री विल है ही नहीं। ये जो अभी 5 मैंने लिखे हुए हैं फैक्टर्स, ये इंटरनल फोर्सेस हैं, इंटरनल फैक्टर्स हैं या इंटरनल कॉजेज इसको कह लें, ठीक, जो हमारे बिहेवियर को डिटरमाइन करती हैं। पहले हम इन 5 को डिस्कस करते हैं, फिर मैं इसको इरेज करके इसी वीडियो में एक्सटर्नल कॉजेज भी बताऊंगा कि वो क्या क्या है। तो टाइप्स ऑफ डिटर्मिनिज्म, ठीक। पहली है जेनेटिक डिटर्मिनिज्म। ये है नो चॉइस इन जेनेटिक मेकअप, कि आपके पास जेनेटिक मेकअप में कोई चॉइस है ही नहीं, फ्री विल है ही नहीं। एग्जाम्पल देखें, आई कलर, स्किन कलर, सेक्स आपका, आप मैन है, वुमन है। तो जेनेटिक मेकअप में आपके पास कोई चॉइस नहीं होती कि आप एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आप खुद चूज नहीं कर सकते कि आपका सेक्स क्या होना चाहिए, आप मैन हो वुमन हो, आप ये अपने लिए चूज नहीं कर सकते। फ्री विल नहीं होती कि आई कलर, स्किन कलर कैसा होना चाहिए। तो जेनेटिक मेकअप में आपके पास कोई चॉइस, कोई फ्री विल है ही नहीं, ये डिटरमाइंड है पूरी तरह, ठीक हो गया। फिर आता है एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। इसे एनाटॉमिकल भी कह सकते हैं, फिजियोलॉजिकल भी कह सकते हैं। एनाटॉमी कहते हैं जो स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी को आप स्टडी करते हैं, वो ब्रांच है साइंस की। और फिजियोलॉजिकल जो है उसी पार्ट्स की फंक्शनिंग को डिस्कस करता है, उसके साथ डील करता है। तो एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म क्या है? नो चॉइस इफ समवन इज बोर्न विद डिसेबिलिटी। अगर कोई बंदा डिसेबल, उसकी बर्थ हुई है, तो उसमें उसकी कोई चॉइस थी ही नहीं, वो डिटरमाइंड हो गया। क्या क्या एग्जांपल्स आ सकती हैं? विजुअल इंपेयरमेंट हो गया, हेयरिंग इंपेयरमेंट हो गया, इस तरह और भी बहुत सी हैं, बोल नहीं सकते या हाथ या पांव से माजूर हैं, ठीक। फिर मैंने लिखा है ऑस्टियोपोरोसिस। ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनकी बोन्स बहुत वीक होती हैं और फ्रैक्चर्स के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस उस बीमारी को कहा जाता है। थैलेसीमिया आ गया, ब्लड डिसऑर्डर आ गया, जहां पे हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से बच्चों को ब्लड डिसऑर्डर होता है। तो ऐसे बच्चों को बार बार ब्लड सप्लाई उनकी की जाती है, बार बार उन्हें ब्लड लगाया जाता है। तो जो एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल जो डिटर्मिनिज्म है, ये हमें कहता है कि अगर कोई डिसेबिलिटी है तो उसमें भी आपकी चॉइस एट द टाइम ऑफ योर बर्थ नहीं है कि आप ये चूज करें कि मैं नॉर्मल बंदा बनना चाहता हूं। एक बार डिसेबिलिटी आ गई तो उस डिसेबिलिटी ने आपके बिहेवियर को गवर्न करना है और उसी डिसेबिलिटी के साथ आपने जिंदगी गुजारनी है। मींस आप डिटरमाइंड हो गए। फॉर एग्जांपल, एक ब्लाइंड मैन है तो वो ना तो दुनिया को देख सकता है, ना कलर्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, लेकिन फिर भी वो दुनिया के साथ अपनी लाइफ चला रहा होता है। उसने अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की भी होती है दुनिया के बारे में। इस डिसेबिलिटी ने तो उसका बिहेवियर डिटरमाइन कर दिया ना, ठीक। फिर थर्ड नंबर पे आता है हार्मोनल डिटर्मिनिज्म। हार्मोन्स का भी बड़ा किरदार होता है कि वो हमारे बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं। हार्मोनल डिसऑर्डर डिटरमाइंस बिहेवियर। अगर हार्मोन्स के अंदर डिसऑर्डर आ जाए तो उस पे भी आपकी कोई चॉइस नहीं, उस पे भी कोई फ्री विल नहीं, उस पे भी कोई आपका कंट्रोल नहीं कि आप उसको क्या करो, एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आप उसको चेंज कर सको, नॉर्मल हार्मोन्स हो। एग्जांपल्स देखें, सेरोटोनिन 1982 में डी जोंग ने इस पे रिसर्च की, 1992 में हिप्स ने इस पे रिसर्च की, क्रिमिनल्स को ऑब्जर्व करके कि जिनके अंदर लोअर लेवल ऑफ सीरोटोनिन थे वो क्या थे, बहुत वायलेंट क्रिमिनल्स थे। उनका एग्रेसिव नेचर था, चीजें तोड़ना, ज्यादा नुकसान पहुंचाना। तो क्या है, जिनके अंदर लोअर लेवल हो
सेरोटोनिन का वो क्या है, वायलेंट बिहेवियर शो करते हैं, और जितना ये लेवल बढ़ता जाता है उतना इंसान लेस वायलेंट और नॉर्मल होने की तरफ जाता रहता है। ठीक, इसी तरह दूसरा आता है टेस्टोस्टेरोन, मेल सेक्स हार्मोन इसे कहा जाता है। 1996 में डेब्स और हारग्रोव ने इसके ऊपर रिसर्च की तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि जिनके अंदर हायर लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन है, ज्यादा है टेस्टोस्टेरोन का लेवल, तो क्या होगा, रूड, वाइल्ड, एग्रेसिव बिहेवियर होगा ऐसे लोगों का। और जिनके अंदर ये जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो बहुत लो है, तो क्या होगा, नॉर्मल, रिस्पॉन्सिबल और वेल बिहेव्ड होंगे ऐसे इंडिविजुअल्स। समझ आ गई? तो हार्मोन्स भी हमारे जो बिहेवियर है उसको डिटरमाइन करते हैं। अब देखें चौथे नंबर पे आती है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। 1859 में डार्विन ने दी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है कि वही बंदा सरवाइव कर सकता है जो अपने नेचर को, अपने इन्वायरमेंट को एडॉप्ट करने की सलाहियत रखता हो। डिटरमाइंस बिहेवियर थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ एडाप्टेशन टू द इन्वायरमेंट। अब ये कैसे डिटरमाइन करता है आपके प्रिंसिपल को, कि आपके अंदर एक कंपटीशन आ जाता है कि आपने सोसाइटी के अंदर उस इन्वायरमेंट को एडॉप्ट करना है। क्यों एडॉप्ट करना है? क्योंकि ये सारी गेम चल रही है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की। जो फिट होगा, जो एडॉप्ट करने की जो कैपेबिलिटी है रखता होगा, वो सरवाइव कर सकेगा। जो नहीं रखता होगा वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। जब इसे ह्यूमंस पे आप अप्लाई करते हैं आजकल के दौर में, तो मैंने एग्जांपल दिए डिजिटल एज की, कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर आप इस डिजिटल एज में हैं तो आपका बिहेवियर डिटरमाइन हो गया है कि आपने, इफ यू वांट टू सर्वाइव इन दिस डिजिटल एज, यू हैव टू एडॉप्ट इट। आपने इस डिजिटल एज को एडॉप्ट करना है। अब इसको अगर आप मुख्तलिफ सोसाइटीज पे अप्लाई करें तो ये पैटर्न चलता रहा। एग्रीकल्चर सोसाइटीज पे करें तो वहां पे ये पैटर्न था, जिन्होंने वाकई में सरवाइव करना है, जो एग्रीकल्चरल सोसाइटीज थी, तो उन्होंने क्या था कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनकी एक्टिविटीज काफ़ी ज़्यादा थी। फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटी आ गई, फिर इसी तरह अभी डिजिटल एज आ गई। तो आपने अगर इस डिजिटल एज में सरवाइव करना है तो ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो फिर आप सोसाइटी में सरवाइव कर सकते हैं अच्छी तरह। बिहेवियर डिटरमाइन हो गया, ठीक हो गया। अब आगे आए साइकोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। ह्यूमन बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय प्री एग्जिस्टिंग मेंटल कॉम्प्लेक्सेस। Events in our childhood or past experiences have a great influence on our adult lives, shaping our personality or determining our behavior. Psychological determinism कहता है कि हमारा जो माइंड है उसकी जिस तरह ग्रोथ हुई है चाइल्डहुड में, या कोई ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस है जिसने माइंड पे कोई बहुत गहरा असर डाला है, तो क्या होता है, आपके बिहेवियर को वो चीज फिर आगे जाके एडल्ट लाइफ में डिटरमाइन कर देती है। एग्जाम्पल देखें। इन एग्जाम्पल्स को देखने से पहले ये लास्ट वाली एग्जाम्पल को सबसे पहले देखें, सिंपल एग्जाम्पल को। एक चाइल्ड है, दो कंडीशंस हो सकती हैं। अगर उसे घर में डिस्करेज किया जा रहा है, बात बात पे गुस्सा किया जा रहा है, टांटिंग की जा रही है, एग्रेसिव नेचर है पेरेंट्स का, तो ऐसे बच्चे एडल्टहुड में शाय हो सकते हैं, लेस क्रिएटिव हो सकते हैं, वायलेंट हो सकते हैं, इन केस एग्रेसिव भी हो सकते हैं। ठीक, लेकिन दूसरी कंडीशन देखें, अगर एक बच्चे की मेंटल ग्रोथ जहां पे हुई है घर में, वहां पे इनकरेज किया जाता है, उसको कोऑपरेट किया जाता है, तो ऐसे बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। यहाँ पे लेस क्रिएटिव है जहां पे डिस्करेज कर रहे हैं, और जहां पे आप उन्हें इनकरेज कर रहे हैं तो आगे चल के वो बच्चे बड़े क्रिएटिव बनते हैं। इसी तरह ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में एक बच्चे की, फिर जिनको वो आगे चल के भुला नहीं पाते। जैसे चाइल्ड अब्यूज के जो केसेस होते हैं, जब ऐसे बच्चे जब एडल्ट स्टेज पे आते हैं तो वो अपने उस चाइल्डहुड के जो एक्सपीरियंसेस हैं, उस शेम को वो कंसिडर करते हैं, उसे एज अ शेम, फिर वो उसी के साथ जब जिंदगी गुजार रहे होते हैं तो उनका बिहेवियर जो है वो बहुत डिटरमाइन हो जाता है। यानी खुल के लोगों के साथ बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनके साथ एक ऐसा एलिमेंट जुड़ा हुआ होता है जो कि शेम कॉज कर सकता है। ठीक, इसी तरह मिसोजिनी है, मिसएंड्री है।
मिजोजिनी कहते हैं हेट फॉर वुमन, और मिसेंड्री कहते हैं हेट फॉर मेल, के जो लोग औरतों से नफरत करते हैं तो कोई ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस होता है ना, उन्हें कोई धोखा मिला हो या उनके फैमिली में कोई इस तरह के इश्यूज आ गए हों, तो ऐसे बंदे जब एडल्ट लाइफ में आते हैं तो मिजोजिनी का शिकार होते हैं। कहीं पे अगर औरतों को कोई प्रॉब्लम हुई है अपनी अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में, तो जब वो एडल्ट स्टेज में आती हैं तो मिसेंड्री, हेट फॉर मैन, ये आ जाता है। इसी तरह फियर ऑफ हाइट्स हो गया, किसी बच्चे ने देख लिया किसी को गिरते हुए या कहीं उसका खुद एक्सपीरियंस हुआ, तो क्या है फिर सारी जिंदगी ये फियर ऑफ हाइट्स उसका चलता रहता है। तो चाइल्डहुड में या कोई ऐसा सीवियर पास्ट एक्सपीरियंस हो तो वो आपकी साइकी पे बहुत गहरा असर डालता है और वो आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जाके स्टोर हो जाता है, जो कि आगे जाके फिर क्या होता है अनकॉन्शियस माइंड से आपको क्लिक कर रहा होता है और आपके बिहेवियर को डिटरमाइन कर रहा होता है। अब ये इंटरनल जो कॉजेज हैं ये समझ आई, ठीक। अब मैं इसको इरेज करके एक्सटर्नल कॉजेज लिख लेता हूं, इसको नोट कर लें जी। तो आ जाए 6 नंबर पे फिजिकल डिटर्मिनिज्म। अब 6 से 10 तक हम जितने भी पढ़ेंगे वो क्या है, वो एक्सटर्नल कॉजेज हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। फिजिकल डिटर्मिनिज्म सर आइजैक न्यूटन ने दिया, यूनिवर्स इज गवर्न्ड बाय नेचुरल लॉज, दीज नेचुरल लॉज हैव आल्सो डिटरमाइंड ह्यूमन फिजिकली। एग्जांपल है लॉ ऑफ ग्रेविटी, कि मैं लॉ ऑफ ग्रेविटी के जितने भी ह्यूमंस हैं वो फिजिकली बाउंड हैं। लेट सपोज ये मार्कर मैं ऊपर फेंकता हूं, मैं चाहता हूं ये ऊपर जाके सस्पेंड हो जाए, स्टे करे, पर नहीं होता, वापस नीचे आ जाता है। फिजिकली क्या है, हम डिटरमाइंड हैं। आपने हेलीकॉप्टर देखा है, वो इतनी फोर्स यूज करता है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी से वो ऊपर उठने की कोशिश करता है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पे जाके आप उसे रोक दें, उसका इंजन बंद कर दें, वापस नीचे आके गिरेगा। लॉ ऑफ ग्रेविटी है। परिंदे उड़ते हैं, लेकिन अगर उसके पर पे कोई मोच आ जाए तो क्या होगा, परिंदा वापस अगर वो उड़ नहीं पाएगा, फोर्स क्रिएट नहीं कर पाएगा, तो नीचे आके गिरेगा। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी हमें फिजिकली डिटरमाइन कर दिया गया है, आइजैक न्यूटन ने दिया। तो यहां पे क्या है, नो फ्री विल, नो चॉइस, आपके पास कोई चॉइस नहीं। 7 पे है आई इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, कार्ल मार्क्स का फलसफा। ह्यूमन एक्शंस एंड थिंकिंग आर डिटरमाइंड इकोनॉमिकली। ह्यूमन के एक्शंस भी और उसकी थिंकिंग भी उसकी इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से डिटरमाइन हो जाती है। एक क्लास होती है कैपिटलिस्ट की, दूसरी होती है बॉर्जियोसिस की। अब जो कैपिटलिस्ट है वो क्या करते हैं, यहां पे प्रोलिटेरिएट भी आते हैं, ठीक, ये याद रखें, प्रोलिटेरिएट। तो अभी इसको जरा सुने। कैपिटलिस्ट की थिंकिंग पैटर्न क्या होगा कि मैंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, क्योंकि वो ओन कर रहा है मींस ऑफ प्रोडक्शन को, तो वो कहेगा कि मैंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, उसका थिंकिंग पैटर्न उस तरह का होगा, ठीक। लेकिन प्रोलिटेरिएट या जो वर्किंग क्लास है उनका थिंकिंग पैटर्न क्या होगा कि हमने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ कमाना है ताकि हम रात का खाना अपना बना सके। तो ये इनका फोकस होगा कि किसी ना किसी तरह मेरा लेबर जो है मैं उसको बेच दूं, सेल कर दूं, ठीक। तो थिंकिंग पैटर्न डिफरेंट नजर आता है किसमें, इस तरह की सोसाइटी में जहां पे इकोनॉमी का बहुत बड़ा किरदार हो। तो कभी एक प्रोलिटेरिएट ये नहीं सोच रहा होगा कि मैं अपना बिजनेस कैसे एक्सपेंड करूं, कभी कैपिटलिस्ट ये नहीं सोच रहा होगा कि मैंने किस तरह अपना लेबर सेल करना है, बल्कि इनका थिंकिंग पैटर्न बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो कार्ल मार्क्स कहता था कि हमारे एक्शंस और हमारी थिंकिंग भी डिटरमाइन हो जाती है इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से, ठीक। 8 पे आता है एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म। Physical factors such as landforms and climate determine, क्या determine करते हैं, economic, cultural and social development plus human behavior। आपकी इकोनॉमिक कंडीशन या इकोनॉमिक अप्रोच को भी क्या है, आपका क्लाइमेट और जो लैंड फॉर्म्स है वो डिटरमाइन कर देते हैं। लेट्स से एग्रीकल्चरल सोसाइटी है तो सारा जो थिंकिंग पैटर्न है
वो इस पे है कि आपने एग्रीकल्चर का किस तरह एग्रीकल्चर को बेहतर बनाना है, एग्रीकल्चर के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर कैसी होगी, उसकी टेक्निक्स कैसे होंगी, आपने कैसे उसको मजीद रिफॉर्म लाने हैं उसके अंदर। इसी तरह अगर इंडस्ट्रियल सोसाइटी होगी तो फिर थिंकिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा। डिजिटल सोसाइटी होगी, ई लर्निंग, ई कॉमर्स, तो फिर हमने किस तरह ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स करनी है, ऑनलाइन बिजनेस करना है। तो देखिए इकोनॉमी, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो भी क्लाइमेट की और आपकी जो इसकी वजह से, लैंड फॉर्म्स की वजह से है, वो चेंज होती है। इसमें सॉरी मैंने उसका डिजिटल की एग्जांपल दे दी, वो नहीं आती बीच में। बाकी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल ये आ जाएगा। ठीक, आगे आए कल्चरल की तरफ। आपकी जो इकोनॉमी, आपका जो क्लाइमेट है वो आपके कल्चर को भी क्या करता है, डिटरमाइन करता है। आपकी फूड, आप ठंडे इलाके में रहते हैं तो वहाँ का फूड, आप गर्म इलाके में रहते हैं वहाँ का फूड, ठंडे इलाके में रहते हैं वहाँ पे आपकी ड्रेसिंग स्टाइल, जो गर्म इलाकों में रहते हैं उनका ड्रेसिंग स्टाइल डिटरमाइन हो जाता है। और सोशल डेवलपमेंट, अब फॉर एग्जांपल क्लाइमेट है आपका बहुत ही प्लेजेंट क्लाइमेट है और आपकी सोसाइटी क्या है, आपकी सोसाइटी को बड़ा वो सूट करता है, तो क्या है आप लोग वहीं पे स्टे करते हैं। सोसाइटी जो है वहाँ पे बड़ी एक वो होती है, क्या नाम है, पुरसकून होती है और प्रॉस्परस होती है। लेकिन अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत डिस्टर्ब्ड है तो क्या करेंगे लोग, वहां से माइग्रेट करेंगे, वहां से जाना शुरू कर देंगे उस इलाके से। तो क्या है, आपका जो सोशल स्टेटस है, जो पहले आपकी जमीन थी जहां पे आप रह रहे थे, क्लाइमेटिक कंडीशन के खराब होने की वजह से आपको फोर्स किया उसने कि आप वहां से माइग्रेट कर जाएं। ठीक, फिर आता है ह्यूमन बिहेवियर। ये कहा जाता है, ये भी एक रिसर्च है कि जैसे एक्सट्रीम वेदर्स होते हैं, ज्यादा गर्मी है, ज्यादा ठंड है, तो वहां के लोगों का जो नेचर होता है वो हार्ड होता है बहुत ज्यादा। वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, बहुत एग्रेसिव भी अपना बिहेवियर शो कर सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन इसके बरक्स कोई ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन हो जहां पे बहुत ही बेहतरीन आपको मौसम मिल रहा हो, ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंड है, तो ऐसे लोग वहां पे जो होते हैं उनका जो मूड होता है, जो नेचर होता है, वो बड़ा कंट्रोल्ड होता है, वेल बिहेव्ड करते हैं, तो अच्छा नेचर होता है उनका। ठीक, 9th पे आए रिलीजियस डिटर्मिनिज्म। ये जॉन केल्विन ने कहा था, एक प्रोटेस्टेंट थियोलॉजियन है, उसने कहा कि एवरीथिंग दैट हैपेंस इज प्री डिटरमाइंड बाय ऑल पावरफुल एंड ऑल नोइंग गॉड। जो कुछ इस दुनिया में हो रहा है वो ऑल पावरफुल गॉड और ऑल नोइंग गॉड की वजह से हो रहा है। सब कुछ प्री डिटरमाइंड है। अगर मैं अच्छे काम कर रहा हूं तो भी प्री डिटरमाइंड है, अगर मैं बुरे काम कर रहा हूं तो भी प्री डिटरमाइंड है। कोई फ्री विल नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। मेरे साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सब कुछ क्या है, प्री डिटरमाइंड है। और किसने किया है, गॉड ने किया है। और ये भी पहले से तय है कि मैं, जब मेरी डेथ होगी तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा आगे चल के अगली दुनिया में, या पनिशमेंट मिलेगी। तो जॉन केल्विन का इतना स्ट्रिक्ट स्टांस था जब उसने रिलीजियस डिटरमिनिज्म की फिलॉसफी पेश की, तो उसने कहा कि हर सब कुछ जो क्या है वो प्री डिटरमाइंड है। लेकिन अगर इसको आजकल के इसमें अप्लाई किया जाए रिलीजियस डिटरमिनिज्म को, तो इतना स्ट्रिक्ट स्टांस इसका बनता नहीं है ना, क्योंकि आपके पास हम कहते हैं ना, आपने सुना भी होगा कि जो कुछ होता है वो कहा तो ये जाता है, लोग कहते हैं गॉड की इजाज़त से होता है। तो आपको गॉड ने इजाज़त दी हुई है, आप अच्छे काम करें, अच्छा रास्ता अख्तियार करें, आप बुरा काम करें, बुरा रास्ता अख्तियार करें, आपको इजाज़त दी है। इस तरह प्री डिटरमाइंड नहीं है जिस तरह का कंसेप्ट ये पेश कर रहा है रिलीजियस डिटरमिनिज्म में ये जॉन केल्विन। ठीक हो गया। तो आपको अख्तियार होता है, मतलब इतनी लिमिटेड फ्री विल है आपके पास, आप अच्छा रास्ता चुनना चाहें, बुरा रास्ता चुनना चाहें। ठीक, हाँ, एंड पे रिवॉर्ड पनिशमेंट भी है, कंसेप्ट है कि एंड पे आपने अच्छे काम किए तो रिवॉर्ड मिलेगा, बुरे किए तो पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन ये चीज नहीं है कि सब कुछ प्री डिटरमाइंड है कि मैंने आगे चल के मुझे रिवॉर्ड मिलेगा लाइफ हेयर आफ्टर में या पनिशमेंट मिलेगी। इतना स्ट्रिक्ट रिलीजियस डिटर्मिनिज्म नहीं है जो जॉन केल्विन पेश करता है। 10th पे आए सोशल डिटर्मिनिज्म। सोसाइटी डिटरमाइंस बिहेवियर,
फॉर एग्जाम्पल जेंडर रोल आप अपनी फैमिली से सीखते हैं। बच्चों को अगर मेल है तो उसको खिलौने दिए जाते हैं जो कि मेल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या मेल की जो एट्रीब्यूट्स हैं उससे रिलेट करें। फीमेल को फीमेल के खिलौने दिए जाते हैं, टॉयज जो होते हैं उनकी सिलेक्शन डिफरेंट होती है। ठीक हो गया। इसी तरह गारमेंट्स हो गए, कपड़े वगैरह जो आप पहनते हैं मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। तो जेंडर रोल जो है कि सोसाइटी में किस तरह बिहेव करना है मेल ने फीमेल ने, ये आपको डिटरमाइन कर देती है सोसाइटी। ठीक हो गया, आपके रोल को। इसी तरह रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू भी आपके नेचर को गवर्न करती है सोशल डिटर्मिनिज्म। आप सोसाइटी से डेविएट करेंगे, आपको पनिश किया जाएगा। आप सोसाइटी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो क्या है, आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो आपके पूरे बिहेवियर को, कोड ऑफ कंडक्ट को क्या है, सोशल डिटर्मिनिज्म के थ्रू गवर्न किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे भी आपको फ्री विल का उनसर नजर आता है कि आप चॉइस करते हैं ना अपनी मर्जी से। लिमिटेड फ्री विल है ना कि आपने रिवॉर्ड के लिए काम करना है या ऐसा काम करना है कि आगे जाके आपको पनिश किया जाए। ठीक हो गया। अब यहां तक बात समझ आई। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो ये 10 हमने पढ़े कि जिनमें आपके पास कोई चॉइस नहीं। आपका जो भी आई कलर, स्किन कलर एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, आप मैन है वुमन है, उस पर आपकी कोई चॉइस नहीं जेनेटिक मेकअप पे। ठीक। एनाटॉमिकल आप डिसेबल हैं, कोई चॉइस नहीं। ठीक। हार्मोनल लिमिटेड, वैसे तो कोई चॉइस नहीं, लेकिन लिमिटेड फ्रीडम ये हो सकती है कि लिमिटेड फ्री विल के अगर आप चाहें कि मैं इसका इलाज करना चाहता हूं। ठीक। नेचुरल सिलेक्शन अगेन नो चॉइस। और फिर उसके बाद आता है साइकोलॉजिकल, नो चॉइस लेकिन लिमिटेड फ्री विल। इस तरह की भी आ सकती है कि जब आप उसकी एक ख्वाहिश हो कि मैं किसी साइकोलॉजिस्ट से अपना इलाज करना चाहता हूं, तो वहां पे फिर वो अपने आप को खुद सेल्फ डिटरमाइन कर रहा है कि मैं अथॉरिटी दे रहा हूं साइकोलॉजिस्ट को कि वो मुझे मैनिपुलेट करे और क्या हो, मेरी साइकी को दुरुस्त करने की कोशिश करे। इसी तरह फिजिकल में क्या है, नो चॉइस है आपके पास। ये इधर मैं कांटे लगा देता हूं ताकि आप लोगों को पता हो कि जिसमें चॉइस है या नहीं है। जिधर दोनों लगे हुए हैं तो इट मीन्स वहां पे थोड़ी बहुत फ्री विल, लिमिटेड फ्री विल आपके पास है। ठीक। यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे फ्री विल थोड़ी बहुत है। फिजिकल में बिल्कुल नहीं है। इकोनॉमिक में कांटा भी है कि नहीं भी है, क्योंकि जब आप पैदा हो रहे हैं तो आपका जो इकोनॉमिक स्टेटस होगा, जिस सोशल इकोनॉमिक क्लास में आप पैदा होंगे, वो क्या है, आपका पूरा इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसको डिटरमाइन कर देगा। आप कैपिटलिस्ट सोसाइटी में पैदा हुए, आप डिटरमाइन हो गए कि आपका थिंकिंग पैटर्न कैसा होगा। प्रोलिटरेट सोसाइटी में पैदा हुए तब भी थिंकिंग पैटर्न डिफाइन हो गया। लेकिन ये स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस चेंज हो सकता है। ठीक। इन्वायरमेंटल है, लेकिन जब चेंज होगा भी तो आप किसी ना किसी एक सोसाइटी में तो मूव करेंगे। डिटरमाइन तो फिर भी आप रहेंगे। ये नहीं समझें कि पूरी तरह आपने इनडिटर्मिनिज्म हो गई, लेकिन डिटरमाइन आप तब भी हैं इन सब में। लेकिन ये होता है कि आप मूव कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल है, आपको सूट नहीं करता तो डिटरमाइन तो कर रहा है, आपको सूट नहीं करता, आप मूव कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। लेकिन जिस भी इन्वायरमेंट में आप जाएंगे वो इन्वायरमेंट आपको फिर उसी तरह ढालने की कोशिश करेगा। ठीक। फिर रिलीजियस है, तो इसमें क्या है, इसमें वो है, क्या नाम है, रिलीजियस डिटर्मिनिज्म में आपके पास चॉइस कुछ चीज़ों की नहीं है, जैसे हार्ड बिलीव्स होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की चॉइस आपके पास है। इसी तरह सोशल में कुछ चीज़ों की चॉइस नहीं, क्योंकि स्टार्ट में पहला इंटरेक्शन आपका फैमिली और अपनी सोसाइटी के साथ होता है, तो वो आपकी पर्सनैलिटी को जिस तरह मोल्ड करें वो आपको कर देते हैं। लेकिन जब आप कहीं बाहर, जैसे हम फिर एजुकेशन के लिए जाते हैं, किसी और दूसरे सोसाइटीज़ में जाते हैं एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए, तो फिर वहाँ की सोसाइटी भी हमें मोल्ड करती है, डिटरमाइन करती है। लेकिन क्या है, हल्की सी फ्री विल आपको वहाँ पे भी नज़र आती है। ठीक। लिमिटेड फ्री विल। अब ये समझ आया टाइप्स ऑफ डिटर्मिनिज्म। इसके बाद ये पार्ट 2 था। पार्ट 3 में अभी हम करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन हार्ड डिटर्मिनिज्म और सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म। तो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।